कहते हैं जंग लेकर आती है बुराई, खून खराबा, मौत और ढेर सारी प्रॉब्लम्स। पर जरा सोचिए, क्या ये सच है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जंग लेकर आती है एक अपॉर्चुनिटी और ढेर सारा पैसा। आखिर क्यों ऐसा होता है कि हर देश की सरकार जंग को रोकना चाहती है पर उसे रोका नहीं जाता बल्कि जारी रखा जाता है? घर में घुस के मारेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मासूमों की मौत से खड़े करते अपने बड़े बड़े एम्पायर्स। दैट्स ऑल, इट्स जस्ट अबाउट मनी। और हर बार जंग में लोग कुछ ना कुछ खोते जरूर हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे एक पैसे की खान के रूप में देखते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको वो दृश्य याद है जब एयरपोर्ट्स पर अफगानिस्तान के लोग अपने देश से निकलने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे? The US government held back on crisis preparation, which really paved the way for the United States to prepare withdrawing from the country, and it covers through August of. As the rapid advance of the Taliban caught the US military and State Department. और जब ये सब हो रहा था तो एक इंसान को इसमें नजर आती एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और वो इंसान था एरिक प्रिंस। उसने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए फ्लाइट शुरू की, पर उसने फ्लाइट टिकट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए ताकि वो इन मजबूर लोगों से बना सके ढेर सारा पैसा। पर ये कोई पहली बार नहीं था जब एरिक ने जंग से पैसे बनाए हों, और ना ही वो अकेला ऐसा इंसान था जो वॉर को बिजनेस में बदल रहा था। वॉर के डॉक्यूमेंट, सेनेट हेयरिंग्स और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमने एक लिस्ट बनाई है, और इस लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों का नाम है जिन्होंने अफगान वॉर से बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस किया। तो आइए थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो बजाय इसके कि युद्ध में सरकार द्वारा बनाई गई पुरानी चीजों का इस्तेमाल हो, सरकारें कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर करती हैं ताकि वो उनके लिए जंग में यूज होने वाली हर वो चीज जैसे हथियार, दवाइयाँ, खाना, रहने के लिए जगह, टैंक्स और प्लेन को वॉर के लिए तैयार करना। और इसके लिए वो हायर करती हैं प्राइवेट सिक्योरिटी को भी। जी हाँ, अमेरिका के पास अपनी प्राइवेट आर्मी भी है जिसे वो लोग ब्लैक वॉटर के नाम से जानते हैं। पर ये प्राइवेट कंपनियों को हायर कैसे करते हैं? असल में यूएस सरकार को जब भी जंग के दौरान कोई काम करवाना होता है तो वो लोग उस काम के लिए बोली लगाते हैं। जैसे जंग में यूज होने वाले नए एयरपोर्ट्स और रोड्स, जिसे बनाने के लिए ये लोग बिडिंग करते हैं कि कौन ये काम सबसे अच्छा और सस्ते में कर सकता है, और फिर जो भी सबसे अच्छा प्राइस देता है उसे ये सब काम करने के लिए चुन लिया जाता है। और इससे ऐसा लगता है जैसे देश का पैसा अब सही हाथों में है। पर असल में ये एक वॉर टाइम होता है जब चीजें हद से ऊपर जाती हैं और कई चीजों पर शायद ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उस टाइम सबका ध्यान युद्ध पर होता है, या फिर जानबूझकर ये चीजें अनदेखी कर दी जाती हैं क्योंकि इन सब में ढेर सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। दैट्स ऑल। और क्योंकि युद्ध चल रहा है और बिडिंग करने का टाइम नहीं, क्योंकि इनको कुछ जल्दी करना है जैसा कि अफगानिस्तान में, तो वो लोग बिडिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उस वक्त वो सिर्फ देखते हैं कि कौन उनका काम आसान कर सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो बस अपना प्राइस बोलिए और वो लोग आपको मुंह मांगा पैसा देंगे। और यही वो टाइम होता है जब प्राइवेट कंपनियां बिलियन ऑफ बिलियंस डॉलर का बिजनेस करती हैं। तो अब हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए अब एक नजर उस लिस्ट पर डालते हैं और देखते हैं कि अफगान वॉर ने किसको कितना अमीर बनाया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम है रॉबर्ट स्टीवंस, जो एक सीईओ है एक कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। ये कंपनी बनाती है ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर, मिसाइल, बॉम्ब्स और फाइटर जेट्स। आप बस ये समझ लीजिए कि जंग में यूज होने वाली ज्यादातर चीजें इसी कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं। और इस कंपनी को पेंटागन से मिलते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार। सिर्फ 2020 में ही इस कंपनी को पेंटागन की ओर से 75 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, 75 बिलियन डॉलर्स। पर शायद इससे अगली बात सुनकर आप हैरान रह जाएं
क्योंकि यूएसए की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी द स्टेट डिपार्टमेंट का टोटल बजट ही $44 बिलियन है। लेकिन ये अकेली कंपनी ऑलमोस्ट इससे डबल बना रही थी ताकि वो यूएस आर्मी के लिए हथियार बना सके। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का 90% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट से आ रहा था, जिससे रॉबर्ट स्टीवन 2004 में इस कंपनी का सीईओ बन गया था। और ये सब हुआ सिर्फ अफगान वॉर के 3 साल के अंदर ही। सो जंग जितनी भयानक हुई, स्टीवन उतना ही अमीर होता गया। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी बाहर कैसे आई। तो वो इसलिए क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी है और आपको बस कुछ बोरिंग पेपर्स की जांच करनी पड़ती है और डिटेल्स आपके सामने होती है। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि कैसे रॉबर्ट ने अफगान वॉर से अरबों रुपए कमाए। अफगान वॉर से पहले यानी 1990 के दशक में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ हर साल सिर्फ $2 मिलियन का ही कारोबार कर रहे थे, अगर इसमें उनकी सैलरी और बोनस भी मिला दे तो। और फिर युद्ध शुरू होता है और लॉकहीड कंपनी को मिलते हैं ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें उनको जंग के लिए बहुत सारे हथियार बनाने होते हैं। और तभी आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट्स की कमाई बहुत जल्दी ऊपर जाती है। हालांकि उसकी सैलरी उतनी ही रहती है, पर उसका बोनस तकरीबन $3.2 बिलियन तक बढ़ जाता है, जिससे उसकी टोटल कंपनसेशन वैल्यू करीब $5 मिलियन हो जाती है। यह इंसान जंग से $5 मिलियन बना रहा था। युद्ध इसके हिसाब से तो काफी फायदेमंद साबित हो रहा था। यहां हैरान करने वाले नंबर सामने आते हैं, जो है $18 मिलियन। 2006 में रॉबर्ट्स कमाता है $18 मिलियन। पहले $2 मिलियन, फिर $5 मिलियन और फिर सीधा $18 मिलियन। रॉबर्ट की तो चांदी थी। पर आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसके सिर्फ 1 साल बाद रॉबर्ट का कंपनसेशन पहुंच जाता है $30 मिलियन के ऊपर, जो कि पिछले साल सिर्फ $5 मिलियन था। सच में जंग में तो काफी पैसा है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पर मौजूद नंबर 2 पर स्टीफन ऑरेंस्टाइन की, जिसकी कंपनी का नाम है सुप्रीम ग्रुप। और 2005 में इस कंपनी को अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स को खाना खिलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और जब इस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला तो जाहिर सी बात है कि स्टीफन को इसके पीछे छिपा पैसा नजर आया होगा। और स्टीफन को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही उसका बिजनेस 50 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर क्या था, अगले 6 सालों में यूएस ट्रूप्स के लिए खाना भेजने के लिए स्टीफन को डिफेंस डिपार्टमेंट से मिलते हैं $5.5 बिलियन, $5.5 बिलियन। और इस वजह से अब ये कंपनी का 90% बिजनेस अफगानिस्तान में ट्रूप्स को खाना भेजना ही बन चुका था, क्योंकि अब सुप्रीम ग्रुप का 90% काम अफगानिस्तान में मौजूद सोल्जर को खाना भेजना था। और ये एक तरह से सोने की खान हाथ लगने जैसा था। और जैसा मैंने पहले कहा कि वॉर के समय वो बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। और इसी का फ़ायदा स्टीफन ने उठाया और उसने मनचाहा प्राइज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध चल रहा है और कोई भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और यूएस गवर्नमेंट भी उस वक्त पैसे को पानी की तरह बहा रही थी। स्टीफन को भी लग रहा था कि सब इस जंग में पूरी तरह डूब चुके हैं और वो जो चाहे जितना चाहे यूएस गवर्नमेंट से चार्ज कर सकता है। वो ना सिर्फ खाने के हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर रहा था, बल्कि उसने फेक सब कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियां भी बना ली ताकि वो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बिडिंग करके हासिल कर सके। और अब पेंटागन उसे उस चीज़ के पैसे दे रहा था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इससे हुआ क्या, स्टीफन इस पैसे से सुपर रिच बन गया और उसका नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया। पर बाद में उसने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ना चाहा, जिससे वो पकड़ा गया। इस सेनेट हेयरिंग में जो नंबर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पता चलता है कि कैसे यूएस सरकार स्टीफन की कंपनी सुप्रीम को ओवरपेड कर रही थी, क्योंकि उनका अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स को खाना भेजने के लिए यूज हुए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही $100 मिलियन थी। वहां मौजूद एक कांग्रेसमैन ने कहा कि ये पैसे करीब 1 लाख बच्चों की शिक्षा और हेल्थ में काम आ सकते थे, पर इसके बजाय ये पैसा स्टीफन की जेब में चला गया। और जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो स्टीफन को दोषी पाया गया और उसे $389 मिलियन का फाइन भी लगाया गया। पर स्टीफन के लिए किसी बच्चे को पॉकेट मनी देने जैसा था। जो भी हो, पर स्टीफन ने अफगान वॉर से अरबों रुपए कमा लिए थे। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो नाम है एरिक प्रिंस। ये वही इंसान है जिसने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए टिकट्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ये एक एक्स नेवी सील का ऑफिसर था और इसे विरासत में ढेर सारा पैसा मिला था।
और इसी की बदौलत एरिक ने अपनी प्राइवेट कंपनी खोलने का डिसीजन लिया, जिसे ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये कंपनी सरकार को जंग के वक्त सोल्जर प्रोवाइड करती है। ये कंपनी पब्लिक सिक्योरिटी के लिए सोल्जर को ट्रेन करती है। एरिक को अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट सन 2000 में मिला था और ये कोई ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और इनका काम था नेवी को ट्रेन करना ताकि वो टेररिस्ट अटैक को रोक सके। और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है। ये अमेरिकन के लिए बहुत ही बुरा वक्त था और हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा था। पर एरिक की कंपनी के लिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। अमेरिका अपने सोल्जर को इकट्ठा कर रहा था और वो लोग अपनी आर्मी को और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्लैक वाटर की टीम को हायर करते हैं। उन्होंने ब्लैक वाटर को इसलिए भी हायर किया ताकि वो लोग उनके वीआईपी डिप्लोमेट्स की रक्षा कर सकें। पर क्या ये लोग सच में एक मिलिट्री का हिस्सा हैं? जी नहीं, ये कोई आर्मी सोल्जर नहीं है। ये लोग आते हैं ब्लैक वाटर जैसी प्राइवेट कंपनियों से जो जरूरत के समय सोल्जर प्रोवाइड करती हैं और सरकार इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस देकर जंग में भेज देती है ताकि ये लोग यूएस सोल्जर के साथ मिलकर जंग लड़ सकें। 2007 में यूएस गवर्नमेंट ब्लैक वाटर कंपनी को $1 बिलियन का फेडरल कॉन्ट्रैक्ट देती है। यह सच में सोचने वाली बात है कि जो कंपनी बस $2 लाख में सोल्जर को जंग में जाने के लिए ट्रेन करती थी, अब वही लोग जंग में जा रहे हैं और वो भी यूएस सोल्जर बनकर। और इसके बदले एरिक की कंपनी को मिलता है टैक्स पेयर के पैसों से $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। पर जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड को यूएस आर्मी की तरह पावर देना क्या ठीक होगा? क्या वो लोग सच में आर्मी की तरह बिहेव करेंगे? और इसके बाद वही होता है जिसका डर था। ब्लैक वाटर के सोल्जर एक चौक पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं और 20 लोग घायल हो जाते हैं। ब्लैक वाटर से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होता है। पर इसके ऊपर किसी की तो जवाबदेही बनती थी। उस हादसे के बाद एरिक ने वो कंपनी बेच डाली, लेकिन इसके बावजूद एरिक ने इस जंग से ढेरों पैसे कमा लिए थे। और ये एक और ऐसा इंसान था जिसने अफगान वॉर को एक इमरजेंसी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी समझा। आप सोच रहे होंगे कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या हुआ जिन्होंने निर्दोष और मासूम लोगों पर गोलियां चलाई थी। 2007 में उन पर केस चलाया गया जहां उन लोगों को दोषी पाया गया। पर जरा ठहरिए, उनको मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने माफ कर दिया और उन्हें बरी करवा दिया। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इन पॉलिटिशियंस की नजर में किसी भी इंसान की कीमत एक वोट से ज्यादा नहीं होती। अब बात करते हैं 2 लड़कों की जिनका निकनेम वॉर डॉग्स है, जिस पर एक मूवी भी बनी थी। इनकी उम्र तब सिर्फ 25 और 21 साल थी जब इन दोनों लड़कों ने वॉर में भेजे जाने वाले एमुनेशन की कंपनी शुरू कर दी थी। उन्होंने पेंटागन में बोली लगाई और $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिए। और अब वो लोग अफगान नेशनल आर्मी को सप्लाई करने जा रहे थे गन्स और एमुनेशन। ये सच में एक पागलपन जैसा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ 20-25 साल के लड़के थे और इनमें से एक लड़का डेविड तो कुछ महीने पहले सिर्फ एक मसाज थेरेपिस्ट था, जिसने सोचा होगा कि शायद अब मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए मुझे बेचने होंगे अफगानिस्तान आर्मी को $300 मिलियन के हथियार ताकि वो लोग अफगानिस्तान में लड़ सके। ये दोनों इन पैसों से बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, जिसके चलते ये लोग मायामी में एक राजा की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। पर ये लोग ऐसा क्या कर रहे थे जिससे ये इतना पैसा कमा रहे थे? दरअसल वो लोग चाइना से गन्स खरीदकर यूएस सरकार को बेच रहे थे। पर अंत में वो लोग पकड़े जाते हैं और उनमें से एक को 4 साल की सजा सुनाई गई। और यही सिर्फ एक ऐसा रेयर केस था जहां सच में किसी को सजा हुई। पर देखा जाए तो ऐसा सुप्रीम फूड और ब्लैक वाटर के साथ नहीं हुआ। इस सिचुएशन में अंतर सिर्फ इतना था कि ये लोग सिर्फ बच्चे थे और इनके पास ना तो इतनी पहुंच थी और ना ही इतना पैसा कि ये लोग अपने लिए इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढ सकते। पर यह कहानी क्या बयां करती है? इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि पेंटागन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना कितना आसान है। एक मसाज थेरेपिस्ट जिसने कभी गन तक नहीं खरीदी, उसने हथियारों का कारोबार करना शुरू कर दिया और वो उसमें कामयाब भी रहा, जिसकी बदौलत उसे $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। जिस अगले इंसान की बात हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है फाहिम हसीमी। ये एक लोकल अफगान था जो अफगान वॉर से सुपर रिच बन गया था। ऐसे लोगों को 9/11 के करोड़पति भी कहा जाता है।
अफगान वॉर के शुरुआती दिनों में उनको बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके बीच एक मीडिएटर का काम कर सके, और उनको चाहिए थे बहुत सारे ट्रांसलेटर भी। और जल्दी बहुत सारे समझदार लोगों ने यूएस सरकार के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यूएस का सिस्टम कैसे काम कर रहा है और इससे आने वाले दिनों में उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली। और इसी बीच फाहिम हाशिमी ने इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और उसने इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने को बिजनेस बना लिया, जो बाद में बदल जाता है मेडिकल कॉरपोरेशन, टीवी स्टेशंस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहां तक कि एयरलाइंस में भी। और उसकी कंपनी हर साल $200 मिलियन ले रही थी यूएस फेडरल गवर्नमेंट से। वहां बहुत से ऐसे अफगान थे जो इस वॉर से बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, पर एक तरह से ये अच्छा ही था, क्योंकि उनके देश को बाहर से आकर लोग उजाड़ रहे थे, तो कम से कम इतना हक तो उनका बनता ही था। आगे जिसकी बात हम करने वाले हैं वो कोई और नहीं, यूएस की अपनी कांग्रेस नैन्सी पेलोसी और टेड क्रूज थे। ये लोग कोई हथियार नहीं बेच रहे थे और ना ही ये लोग कोई डीलर्स थे, पर फिर भी इन लोगों ने जंग से ढेर सारे पैसे कमाए। वो कैसे? क्योंकि अगर आप कांग्रेस के मेंबर्स हैं तो आप डिफेंस कंपनीज के स्टॉक खरीद सकते हैं, जैसे सुप्रीम ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन, और ऐसा ही ये लोग कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस के कम से कम 47 मेंबर्स और उनके लाइफ पार्टनर के पास लगभग $3 मिलियन के स्टॉक्स थे जो टॉप डिफेंस कंपनीज के थे। पर अगर थोड़ा डिटेल्स में देखें कि किस कांग्रेसमैन ने इन डिफेंस कंपनीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो उसका जवाब है केविन हान, जो एक रिपब्लिकन थे ओक्लाहोमा के, और इन्होंने करीब $1 मिलियन के स्टॉक्स खरीदे थे। पर ये वो लोग हैं जो जंग के वक्त अहम फैसले लेते हैं, जिसमें एक देश अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस करता है। पर जब इसकी गहराई में जाते हैं तो आप इसके पीछे पाते हैं पैसे का एक बहुत बड़ा खेल, जो सरकारें कई सालों से खेलती आई है। उदाहरण के तौर पर आप सेनेटर गैरी पीटर्स को देख लीजिए, जो मिशिगन में एक डेमोक्रेट के पद पर मौजूद है और जो एक आर्म सर्विस कमेटी के मेंबर भी है, वो कमेटी जो पेंटागन का बजट डिसाइड करती है। इस रिपोर्ट में सेनेटर पीटर की संपत्ति को डिस्क्लोज किया गया है और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इसने बहुत सी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिसमें रेथियन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन भी शामिल है। रेथियन एक ऐसी मेजर कंपनी है जो जंग में यूज होने वाले हथियार बनाती है। तो क्या आपको कुछ समझ आया कि आखिर चल क्या रहा था? असल में गैरी पेंटागन में पैसे दे रहा था कि वो लोग वॉर के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को हायर करें, और फिर उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। जुलाई में गैरी की कमेटी डिफेंस का बजट बढ़ाने के हक में वोट करती है, जो बढ़कर $24 बिलियन हो जाता है, और फिर यहीं से हायर किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनी में ये इंसान इन्वेस्ट कर देता है। यानी इनडायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा पैसा इसी की जेब में आ रहा था, और ऐसे ही ये सारा सिस्टम काम करता है। अफगान वॉर में किसने क्या पाया ये अब तक हम समझ चुके होंगे। इस वॉर से कई और लोग अमीर हुए जिनको हम अपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में शायद हम कभी जान ही ना पाए, क्योंकि ऐसे लोग पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। पर इस वॉर के चलते अमेरिका ने करीब $14 ट्रिलियन पानी की तरह बहा दिए, और इसमें से 30 से 50% पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास चला गया। और ये वो कंपनियां थी जो टॉप लीडर्स को काफी ज्यादा पैसा बनाकर दे रही थी, जिनकी कीमत शायद $5 ट्रिलियन हो जाती है। पर इसके बदले उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने 20 साल तक अपनी जमीन पर जंग देखी थी? आखिर में वो लोग वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। हुआ सिर्फ इतना कि इस जंग ने कई बेईमानों को अमीर बना दिया।